हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट का एग्ज़ाम आप सभी का दिसंबर में होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी एसएसटी की एनसीईआरटी की क्लास चलाई जा रही है। आज हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 देखेंगे। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे आते हैं, उनको मैं आपको बताता चलूँगा। जितनी भी कठिन चीज़ें हैं आपको समझाता चलूँगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। नोट्स आप सभी की कंप्लीट हो गई है, आपको लगातार सूचना दी जा रही है और बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने नोट्स आने वाली है। प्यारे साथियों, तो आइए चलते हैं चैप्टर 2 पर और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चैप्टर 2 है राजा और उनके राज्य। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ें हमको यहाँ सीखने को मिलती हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं सदी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। मतलब 7वीं से लेकर के 12वीं सदी तक के शासकों को दिखाया गया है। आप लोग इस मैप को देख लीजिएगा। मानचित्र में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानों अर्थात चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। अर्थात इनका स्थान दिखाया गया है, आपको समझना है, ढूंढना है, हेरना है। जैसे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये है आपका नेपाल, ये है कन्नौज, ये है इंद्रप्रस्थ, ये है चाहमान, ये है गुर्जर प्रतिहार, ये है परमार, ठीक है, ये मुल्तान के अरब, मंसूर के अरब, राष्ट्रकूट, चोल, चेर, नीचे पांड, ठीक है, पूर्वी चालुक्य, ठीक, ये आपका कलिंग, ये है पाल, बंगाल में पाल वंश था, ये है बनारस, चंदेल। ऐसे आपको ढूंढना है और समझना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे, समझिएगा, जहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ अब शुरू होता है। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपना मातहत या सामंत, एक शब्द याद रखिएगा, मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। अर्थात किसको? जो बड़ा भूस्वामी हो, जिसके पास ज़्यादा जमीन हो, अर्थात जो योद्धा हो, जो ताकतवर हो, जिसके अंदर में 100-200 लोग काम करने वाले हों, ऐसे लोगों को राजा क्या बना देते थे? अपना मातहत बना लेते थे या सामंत कह देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, उन्हें सैन्य सहायता दें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर अर्थात पूरे मंडल का महान स्वामी कहते थे इत्यादि घोषित कर लेते थे। जैसे राजा कमज़ोर हो गया और सामंत ताकतवर है तो राजा को दबा देता था और अपने आप को वहाँ सबसे शक्तिशाली घोषित कर देता था। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का है। दक्कन का क्षेत्र मैंने आपको मैप में दिखाया था, मैप का स्क्रीनशॉट लेकर के बैठिएगा और समझते चलिएगा। तो जैसे ये है आपका भारत का मैप, तो ये वाला क्षेत्र आपका दक्कन का है। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। यही आपका है कर्नाटक। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं आपके संरक्षण में नहीं रहूँगा। उसे हराया, अपने शासक को हरा दिया और हिरण्य गर्भ अर्थात सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसमें याजक मतलब जो उस यज्ञ को कर रहा है वो जन्मना क्षत्रिय का मतलब क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं लिया है, लेकिन फिर वो दोबारा क्षत्रिय के रूप में क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेता था। तो आपसे पूछेगा कि क्षत्रियत्व को प्राप्त करने के लिए जो है कौन सा यज्ञ किया जाता था, तो हिरण्य गर्भ, ऐसे याद रखिएगा, जिसमें गर्भ जुड़ा होगा, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये इमेज आपको दिखाया गया है, एलोरा में मिला है, राष्ट्रकूट काल का है, जिसमें भगवान विष्णु के नरसिंह रूप का अर्थात पुरुष और सिंह के रूप को दिखाया गया है, याद रखिएगा।
कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी का मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो कदम्ब मयूर शर्मण ने कर्नाटक में, गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे और ये राजस्थान में। ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज अर्थात राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों भवनों का स्वामी, इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है इन सभी राजाओं ने उत्पादकों अर्थात जो उत्पादन करने वाले हैं, जैसे किसान, पशुपालक, कारीगर से संसाधन इकट्ठा किया करते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादकों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, जो व्यापारी हैं उनको भी कर देना पड़ता था, याद रखिएगा। 400 कर, यहाँ एक शब्द आया है, इसको जरूर समझिएगा। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी। वेट्टी नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। कई बार सीटेट में पूछा है, यानी जबरन श्रम, कदमाई यानी कि भूराजस्व, मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर, इन सभी चीज़ों पर भी आपका कर लगता था। अर्थात 400 से ज़्यादा करों का वर्णन मिलता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोगों की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशील परिवारों के बीच से की जाती थी, ताकतवर परिवारों के बीच से की जाती थी, प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसे ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान क्या है? प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते। हमने आपको बताया था जब प्रशस्ति समुद्रगुप्त का जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे थे तो बताया था, वहाँ बताया था मतलब भाले बाण त्रिशूल से उसका शरीर छलनी हो गया था, सुंदर दिख रहा था, मतलब प्रशस्तियाँ बहुत बढ़ा चढ़ा करके। लेकिन ये प्रशस्तियाँ में बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में राजा की मदद करते थे। बात करते हैं, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट शब्द दिया है, नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है, ठीक है। तो आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार है। आंध्र, सैंधव, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है कि राजा उनके आगे तभी धराशाही हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रायुध को विजित किया। उन्होंने वंग बंगाल का हिस्सा, अनरत गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी, तुरुस्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य अर्थात राजाओं को पराजित किया। ये उनके बारे में है। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, भूमि पाने वाले को दिए जाते थे।
ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। आगे है भूमि के साथ और क्या क्या दिया जाता था। तो देखिए आप लोग इसको समझ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है कि चोल राजा क्या क्या देते थे। तो पढ़िए, मैं आपको बताता हूँ। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बौबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के लिए तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिससे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल सकता है, अर्थात इतनी चीज़ों से वो कर वसूलेगा। सोचिए कितना इम्पॉर्टेंट है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है, पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के ऊपर बने माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो, तटबंधों का निर्माण हो। तो सोचिए इतना चीज़ वो कर सकता था। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है, जिसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। अर्थात कल्हड़ ने आलोचनात्मक का मतलब होता है अच्छे और खराब दोनों गुणों को उसमें दिखाया है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। तो कल्हड़ का जो ग्रंथ है आप लोग जानते होंगे, उसका नाम है राजतरंगिणी। याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। मैप में आपने देखा है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा गया है, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ है? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। कैसे याद रखोगे? पाल गुर्रा, पाल गुर्रा, पाल गुर्रा। तो पा से पाल वंश, गु से गुर्जर प्रतिहार वंश, रा से राष्ट्रकूट वंश। किसके लिए? कन्नौज को लेकर। किसको? कन्नौज को। तो ऐसे याद रखिएगा, पाल गुर कान आपको याद रहेगा। ठीक है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। मतलब जो बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे मंदिर। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद एक ऐसा शासक है, उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार 1000 से 1025 ईस्वी तक हमला किया। उसका जो निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। इनका क्षेत्र है दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसमें 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191
और 1192 में तो खुद ही हार गया था, जिसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, उरैयूर से तंजावुर तक समझिएगा। चोल वंश सत्ता में आया कैसे? कावेरी डेल्टा में मुट्यार नाम से प्रसिद्ध एक छोटा सा मुखिया परिवार था जिसकी वहाँ पर सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत यानी सामंत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछता है निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? चोल राज्य और उसके पड़ोसी राज्य का मानचित्र आपको दिखाया गया है। देखिए आप लोग चोल राज्य को समझिए, और ये है आपका चोल राज्य, ठीक है, ये है। चलिए आगे बात करते हैं। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 ईस्वी में राजा बना। उसी ने इनमें से ज़्यादा क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियाँ। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। आपसे पूछता है तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम, तो तंजावुर का मंदिर राज ऐसे याद रखिएगा, राज ने तंज किया राजेंद्र गंग से, मतलब राजेंद्र गंगईकोंड चोलपुरम, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको चित्र दिखाया गया है गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का, ये इमेज है। कितना भव्य मंदिर था, आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए, शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वहन करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे। उसके लिए काम करते थे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में हैं। अब ऐसे याद रखिएगा, कांस्य प्रतिमाएं, ऐसे याद रखिएगा चोर। अगर आप चोर याद रखेंगे तो चोल याद हो जाएगा, ठीक है। तो किसकी है? चोलों की है, ठीक है। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम शक्तिशाली राजा हुए हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 को देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। कितना सुंदर ये इमेज बना है उस समय का। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं में आकर जो सदी है, इसमें आकर इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। कई इलाकों में जंगलों को साफ किया गया, कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं।
कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक विशाल सरोवर भी बनाया गया। ये आपको दिखाया जा रहा है, ये चोल कांस्य प्रतिमा है। देखिए कितनी सुंदर इस प्रतिमा को सजाया गया है। ठीक है, चलिए ये आपको दिखाया गया है। ये है 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार। हौज से नदी की शाखाओं में पानी को प्रवाह के जरिए नियंत्रित किया जाता था। इससे पानी खेत सींचा जाता था। ये आपको दिखाया गया है। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों की व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों के साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। अब आपसे अगर पूछ ले, जलद्वार ये पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु का बाधा है जो आमतौर पर पानी को, जो इसका स्तर है उसको नियंत्रित और नदियों और नहरों के दर में प्रवाह को संचालित करता है। साम्राज्य का प्रशासन, आइए समझते हैं। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां, जो उर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। तो किसानों की बस्तियां उर, ऐसे याद रखिएगा, किसान उर सिंचित खेती के लिए बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडु, गांव का समूह नाडु, किसानों की बस्तियां उर, ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसान को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान रूप में मवेंद वेन अर्थात 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले वेलन या किसान, अरैयार, प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण पद भी सौंपे थे। अब आपके लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है भूमि कर या भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की निम्न कोटियों का उल्लेख है। वेल्लन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान की भूमि। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, आपको याद हो जाएगा ब्रह्म ब्राह्मण। ठीक है, शाला भोग, शाला का मतलब होता है विद्यालय के लिए, किसके? विद्यालय, ऐसे याद रखिएगा, विद्यालय के लिए भूमि। देवदान, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। या तिरुनमट्टकन्नी, पल्ली चंदनम, जैन संस्थानों को दी गई भूमि, ऐसे याद रखिएगा। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। नगरम किसका? व्यापारियों का जो संघ है उसे नगरम कहा जाता है, याद रखिएगा। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ईमानदार होना चाहिए। 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है यहाँ से। यदि पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता है।
अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण है। ठीक है, अब इस उद्धरण को आपको पढ़ना है। ये उद्धरण आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है मैंने वो आपको करवा दिया। आप देखना चाहें तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ प्यारे मित्रों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर से बनने वाली जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने वो आपको बता दिया। याद रखिएगा, सीटेट में हर बार इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।